आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृक्क नलिका के विभिन्न भाग और उनके कार्य। इनको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे याद कर लेना इनको। मतलब कि जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस एक प्याले नुमा संरचना के अंदर पाया जाता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट इसका आखिरी सिरा एक कुंडलित नलिका से जुड़ा होता है जिसका नाम था समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये जो कुंडलित नलिका है वो कहाँ खुल रही थी? हेनले के लूप में खुल रही थी। हेनले के लूप में खुल रही थी। स्टार्टिंग की भुजा आरोही और बाद में अवरोही। फिर बाद में हेनले लूप की जो एंडिंग थी उस पर भी कुंडलित नुमा नलिका पाई जा रही थी जिसे हमने दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा था। देखो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ना वैसे वैसे बनाती जा रही हूँ। फिर जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो किस में खुल रही थी? वो खुल रही थी संग्राहक नलिका में। ये बन गया क्या? ये बन गया वृक्काणु, नेफ्रॉन। यहाँ से अभिवाही नलिका आ रही थी रक्त लेके, यहाँ से अपवाही जा रही थी। ये मैंने पतली क्यों बनाई है इसका रीज़न भी बता चुकी हूँ। मूत्र निर्माण की एक एक स्टेप बाय स्टेप में क्लियर कर चुकी हूँ कि किस तरह से पहली स्टेप यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ था, फिल्टरेशन निस्पंदन। फिर यहाँ से लेके पूरे इस भाग तक क्या हुआ था? पुनः अवशोषण मतलब अब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे क्या हुआ था? इस नलिका में यहाँ पे इससे यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था स्त्रवण। स्त्रवण ये मैंने बता दिया था। मैंने एक एक अंग के बारे में बता दिया था कि वो अंग क्या कर रहे थे, किस तरीके से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कर रहे थे। ये कलेक्टिंग डक्ट थी। आज हम ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले इस भाग के बारे में पढ़ूंगी, ये क्या काम करता है वो भाग बताऊंगी। इस भाग के बारे में पढ़ूंगी पूरे के, ये क्या काम करता है वो बताऊंगी। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में पढ़ूंगी, ये क्या करता है वो बताऊंगी। फिर संग्राहक नलिका के बारे में पढ़ूंगी, इसका कार्य सब बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समीपस्थ संवलित नलिका पहला। शॉर्ट में मैंने क्या बताया था? इसकी शॉर्ट फॉर्म PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चलो शुरू करते हैं। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनर्अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। मतलब ये जो PCT है ना, PCT मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ। अब ऐसे तो क्लियर होएगा नहीं ना। मैंने क्या बताया था? जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो कुंडलीनुमा संरचना है। ये देखो, देख रहे हो? ये देखो, ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है? एक बार PCT का, समीपस्थ संवलित नलिका का। इसमें ये बता रहे हैं इनमें पाए जाते हैं ब्रश बॉर्डर की उपकला। अच्छा, ब्रश बॉर्डर क्या समझ रहे हो? मतलब इस पे क्या पाए जा रहे हैं? इस पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से। ये एक जूम करूँ ना, अगर एक जूम करके दिखाऊं मैं आपको, ये कैसा दिख रहा है? तो ये ऐसा दिख रहा है। एक सेल दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से। इसकी बाजू वाली ये देखो, इस तरह से मिलेंगे। अब समझ में आ गया? ये क्या चीज़ है? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर, ये ब्रश बॉर्डर क्यों पाई जाती है? मैंने क्या कहा था कि यहाँ बोमन संपुट से जो भी फिल्ट्रेट आएगा, जो भी आया निस्यंदन, जो भी फिल्ट्रेट आया, यूरिन नहीं बोलेंगे इसको जो भी बोलेंगे कि फिल्ट्रेट आया, जो भी आया इसमें, उसका क्या है? उसमें से क्या है? PCT उन्हें रुका लेगा जी। PCT मतलब समीपस्थ संवलित नलिका ये रुका लेगी। और जितना हो सके उस फिल्ट्रेट में से किसी भी तरीके के आयन हो तो आयन,
किसी तरीके का पानी हो तो पानी, मतलब आयन, मतलब सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, क्लोरीन ले लो, वो अब्जॉर्ब कर लेगा। कि मान लीजिए फिल्ट्रेशन के दौरान अगर मान लीजिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आ भी गई है ना, तो पीसीटी जिम्मेदारी लगता है कि मेरे से आर पार जाएगा, तो उसे ये चीज़ यहाँ पे छोड़ के जानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा का ये सब नहीं ले जा पाएगा, जब तक मैं हूँ तब तक नहीं ले जा पाएगा। कोई भी फालतू का पानी नहीं ले जाएगा, और ना ही किसी तरह का आयन, कोई कार्बोहाइड्रेट, ना कोई फैट, ना कोई ग्लूकोज, कुछ भी नहीं ले जाने दूंगा। कुछ भी नहीं ले जाने दूंगा, कुछ भी नहीं। एक छोटा से छोटा अमाइनो एसिड भी नहीं जाने दूंगा। चलो मैं पढ़ लेती हूँ इसका वर्क क्या लिखा हुआ है। ये जो पीसीटी है ना, इसका काम क्या है ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया है। अब अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है कि ये क्या अवशोषण करता है, किस चीज़ का अवशोषण कर रहा है। जो ये बोमन संपुट से छन के आया है, किस चीज़ का करेगा। सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य, ये वाले, ये देखो ये, वह जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। देख लो जी, मैंने कुछ अलग बोला क्या, यही बोला। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तलों के पीएच तथा आयन संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया, K+ आदि का निस्यंदन में स्रवण और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण करती है। मतलब कि ये इसको तो ये बाहर निकालेगी। चलो बाहर, चलो जी बाहर, ठीक है। और इसको क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। मतलब भाई साहब ये कहाँ जा रहे हो तुम, ज़रूरत है इसकी तो शरीर में। मतलब जो ये H+ है और K+ है, इसको तो जाने देगी आगे। जाओ भाई, जाओ जाओ, तुम्हें निकालना ही है मेरे को। तुम फ्री फॉर्म में घूम रहे हो, तुम कुछ काम धाम तो कर रहे नहीं हो। अमोनिया भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं बिल्कुल। भाई निकल, भाई तू निकल, तू तो पहले निकल। अमोनिया तू तो भाई पहले निकल। ये तो मैं फिर भी सोच समझ के बाद में दूंगा भाई, मेरे को पीएच भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो ये तो मैं सोच समझ के निकालूंगा बाहर। तू अमोनिया तू तो पहले निकल, तू तो टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है तू तो निकल। तो ये आगे हेलने के लूप में भेज देगा। लेकिन अगर गलती से ये भी आ गया बाइकार्बोनेट, तो ये अवशोषित कर लेगा इसको भी, कि नहीं जी आ जा तू तो। पुनः अवशोषण इसका मतलब इन सब चीज़ों का पुनः अवशोषण कौन कर रहा है, समीपस्थ संवलित नलिका। ये बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। दूसरा आ गया हेनले का लूप, मतलब फर्स्ट नंबर पे है ये सबसे ज़्यादा अवशोषण करने में। क्यों, क्योंकि ब्रश बॉर्डर है इसके पास, देखो ये वाली ब्रश बॉर्डर। हेनले का लूप आरोही भुजा में न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है, इस वाली में। ये जो है ना, ये जो है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट आरोही भुजा, इसमें ज़्यादा कुछ अवशोषण नहीं होता है, पुनः अवशोषण नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है, मतलब इसमें तो कम अवशोषण हो रहा है। और जो अवरोही भुजा है ना, ये जो H2 होता है ना वाटर, इसको आर पार नहीं जाने देगी। बेटा तू नहीं जा सकता, कोई भी आयन जाए, कोई भी कुछ जाए, तुझे तो मैं पार नहीं होने दूंगी। मतलब देखो, अब जो यूरिन निकाल रहे हो तो अपन पूरा का पूरा एक कोई गाढ़ा यूरिन थोड़ा निकालते हैं, थोड़ा पानी भी तो आता है ना। तो सारा पानी यही अब्जॉर्ब कर लेंगे, ये लोग ही अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत मूत्र के साथ भी जाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना। क्योंकि यूरिया भी तो टॉक्सिक है, यूरिया सेकंड नंबर पे टॉक्सिक है ना, इसको भी पानी के साथ निकालना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत पानी तो रखेगा ना। इस वजह से जो अवरोही भुजा है ना हेनले लूप की, वो पानी जितना है ना उतना ही रखती है, इसको बाहर जाने देगी कि नहीं इतना तो बनता है, क्योंकि मुझे ये टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकालनी है, तो मुझे पानी तो चाहिए ही। परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है। लेकिन अगर किसी को आयंस को बाहर जाना है, बाहर जाओ, अंदर आना है, अंदर आओ, ठीक है ना, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। बस पानी की रोक टोक है, ये क्वेश्चन है, पानी की रोक टोक है, बाकी किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंदन को सांद्र करती है। आरोही भुजा के जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य मध्यांश तरल में जाने से, मतलब यहाँ से ऊपर से जब नीचे आएगा ना, ये जो फिल्ट्रेट नीचे आएगा ना, तब तो ये सांद्रित हो जाएगा, मतलब पानी कम और ये मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे इसमें फिल्ट्रेट वाले। पर जैसे जैसे वापस ऊपर जाएगा ये, वैसे वैसे क्या होगा, अब डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा, अब डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब पानी ज़्यादा मिलेगा, और जो सॉलिड है टॉक्सिक है बस वही मिलेंगे, बाकी सॉलिड बाहर निकाल देगा ये, बाकी सॉलिड बाहर निकाल देगा। तो क्या ये क्लियर हो गई हेनले का लूप की बात? मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। मैंने पहली पढ़ा दी समीपस्थ कुंडित नलिका, दूसरी पढ़ा दिया हेनले का लूप।
अब नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है, ये लो साहब, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है ये तो, परेशानी कम कर दी इसने तो सारी। ये देखो ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। और ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, बोमन संपुट। ये क्या है, बोमन संपुट। अच्छा ये कुंडलित नलिका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुंडलित नलिका क्या है, ये वाली समीपस्थ संवलित नलिका। क्या क्या चीज़ अब्जॉर्ब कर रही है ये, सब कुछ। कुछ भी नहीं जानते कि इसका बस चले ना, इसका बस चले ना, ये कुछ भी ना जाने दे, इसका बस चले ना। तो ये जो भी छन के आया है ना फिल्ट्रेट, इसमें से जा रहा है, ये कुछ भी ना जाने दे, इसका बस चले तो। मतलब ये इसको भी अवशोषण कर लेगी, मतलब पुनः अवशोषण, इसका भी पुनः अवशोषण, इसका भी, ये और ये भी, सबका पुनः अवशोषण कर लेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास ब्रश बॉर्डर उपकला पाई जाती है, जो बनी इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाए। कहाँ पे, ये चारों, यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ऐसे। फिर हैनले के लूप के बारे में बता दिया, मतलब जो पतली वाली होती है वो तो अवरोही होती है, और जो मोटी वाली होती है वो आरोही होती है। इसमें यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या अवरोही लिख रखा है, और यहाँ पे भी अवरोही का मोटा खंड लिख रखा है। यहाँ पे आरोही देखो यहाँ बता रखी है ये, ठीक है। तो जो अवरोही होती है ना वो H2 के लिए अपारगम्य होती है, और बाकी कुछ भी आओ जाओ। बट यहाँ पे जो ये बता रखी इस भुजा के बारे में, इस भुजा में H2O को आर पार जाने दे रहे, यहाँ पे इस जगह पे अपारगम्य करेंगे ये लोग, अपारगम्य। हालांकि ये यहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में ये भुजा आरोही ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो अवरोही भुजा है, इसे याद करना, जो अवरोही भुजा है जो दूरस्थ संवलित नलिका के पास में पड़ेगी, वो जल को बाहर नहीं जाने देगी। ये याद कर लो एक बार दिमाग में, कि जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है उसके जो बगल से जो आ रही है ये वाली, ये कभी भी जल को जाने नहीं देगी बाहर, ये जल को अंदर रखेगी। और बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पार्ट है ना, वो सारा का सारा जल अवशोषित कर लेगा। कोई आयन है तो आयन अवशोषित कर लेगा। फिर बाद में जो फिल्ट्रेट आया बच के, वो किस में एंटर हुआ, दूरस्थ संवलित नलिका के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका अवशोषण होगा, इसका अवशोषण होगा, इसका अवशोषण। इसमें भी इसका अवशोषण था, इसका अवशोषण था, इसका था और इसका भी था। पर स्त्रवण किसका कर रहे थे, इसका स्त्रवण कर रहे थे और इसका स्त्रवण इसमें, और इसमें भी इसका स्त्रवण, इसका। मतलब तुमने ये तो 3 चीज़ तो पढ़ ही ली, कि इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, और ये इसको फ्री फॉर्म वाले को बाहर निकालना है। मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये देखो, ये बाहर से अंदर की ओर एंटर हो जाते हैं ताकि ये इसके साथ बाहर बढ़ जाए आगे। और भी बच गए हो तो ये भी एंटर हो जाते हैं, ताकि अब जब स्त्रवण का टाइम आ जाएगा ना, तो ये सब बाहर निकल जाएंगे। ये सब रिमूव होने के लिए बने, बाहर निकलने के लिए बने, इसलिए ये नलिका के अंदर एंट्री लेते हैं, एंट्री। और ये बाकी जो एग्जिट का साइन दिखाया हुआ है बाहर निकलता हुआ, ये इसका क्या मतलब है, बाहर निकलते हुए का मतलब क्या होता है, बाहर निकलने का मतलब है कि अवशोषण हो गया। मतलब बाहर की तरफ एरो हो ना, अगर बाहर की तरफ, तो समझ आना अवशोषण हो रहा है। और अगर एरो अंदर की तरफ है, और अगर एरो अंदर की तरफ है, नलिका के अंदर की तरफ, ये जो एरो है नलिका के अंदर जा रहा है अगर, तो समझ लो कि वो स्त्रवण करेगी, वो चीज़ स्त्रवण के लिए जा रहा है वो। तो ये स्त्रवण के लिए जा रहा है, इसके अंदर आ गया, ये स्त्रवण के लिए जा रहा है, ये इसके अंदर आ गया, ये स्त्रवण के लिए जा रहा है इसलिए इसके अंदर आ गया, और ये इसके स्त्रवण के लिए आ रहा है, ये अंदर आ गया, और ये बाहर निकल जाएंगे एक दिन। अब जैसे देखो, अब ये एरो जो बन रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, ये जो एरो है ये किसकी तरफ जा रहा है, ये नलिका के अंदर की ओर जा रहा है। देखो आप देखो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है अंदर की ओर।
तो मतलब यूरिया को भी इसके अंदर आ जाएगा, यूरिया इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये श्रवण की ओर जा रहा है। अंदर की ओर कोई भी, नलिका के अंदर की ओर कोई भी एरो दिखाए ना, समझ जाना ये श्रवण के लिए जा रहा है बेचारा। अब देखो, अब ये देखो, ये बाहर की तरफ एरो, ये बाहर की तरफ एरो। तो क्या लगता है अब क्या है, क्या समझे इससे? बाहर की तरफ एरो मतलब ये अवशोषित होगा, ये अवशोषित होगा। इसका श्रवण होगा। ये देखो, इसका एरो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका भी अवशोषण होगा, इसका भी अवशोषण। ये देखो, यहाँ तक स्टिल यहाँ तक भी अवशोषण हो रहा है, बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि एडीएच अब लास्ट टाइम पे कर लेता है। और यहाँ पे जितना भी आएगा ना वो यूरिन कहलाएगा। तो ये जी हो गया हमारा है वो भिन्न भाग। चलिए, 2 भाग कर लिए थे, हमने समय स्पष्ट कर लिया था, हमने हेनले लूप कर लिया था। अब हम दूरस्थ पढ़ लेते हैं। दूरस्थ संवलित कुंडलित नलिका, संवलित भी बोल सकते हो और कुंडलित भी बोल सकते हो। विशिष्ट परिस्थितियों में Na, सोडियम और जल का कुछ पुनः अवशोषण इस भाग में होता है। विशेष परिस्थिति मतलब ज़्यादा चला गया और मान लो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा। देखो, ये वाला भाग अब्जॉर्ब कर लेगा इन दोनों चीज़ों को। किसको? सोडियम को और वाटर को। फिर और दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण। बाइकार्बोनेट मतलब ये बताया था ना, इसका अवशोषण तथा H+, K+ और अमोनिया का बाहर चलो स्त्रवण करता। याद हो गया होगा अब तो, इतना समझाने के बाद। अब आती है संग्राहक नलिका, वो लास्ट वाली, ये लास्ट वाली, ये वाली नलिका। और ये जो कुंडली थी ना, वो ये थी ही लास्ट वाली। ये लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश की आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मतलब वो जो पिरामिड है ना, पिरामिड जिसमें ये नेफ्रॉन पाए जा रहे थे, उसकी यहाँ पे नीचे वाले भाग में रहती है, यहाँ पे जगह पे। मतलब ये किडनी थी, ये पिरामिड मिल ही रहे थे। यहाँ पे इसकी संग्राहक नलिका का गुच्छा होगा, इस पिरामिड की इस एंडिंग पे इसकी संग्राहक नलिका का गुच्छा होगा। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांशी आंतरिक प्रसंग को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच, ये सब बता दिया मैंने, ये सब बता दिया। नहीं, ये ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, ये सब बता चुकी हूँ मैं यहाँ पे। याद रखना, यहाँ पे एक हार्मोन भी रिलीज होता है एडीएच वाला, ये भी याद रखना। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया समीपस्थ कुंडलित नलिका, हमने पढ़ ली हेनले का लूप, हमने पढ़ लिया दूरस्थ कुंडलित नलिका, हमने संग्राहक नलिका पढ़ ली। चलो जी, वो कंप्लीट हो गया पूरा, जितने भी भाग थे ये सारे भाग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, जिसे बच्चे छोड़ के आते हैं, अब नहीं छोड़ के आएंगे, सांद्रण की क्रियाविधि। हम ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे गाढ़ा होगा, यहाँ पे पतला हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रही है एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि कैसे इनकी ऑस्मोलैरिटी रखते हैं। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब बताती हूँ, देखो। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर जो विलयन होता है ना, जो विलयन है, जो विलायक है, उसमें कितना विलय है। मतलब कोई सॉल्यूशन है या कोई सॉल्वेंट है, उसमें कितना सॉल्यूट है। इंग्लिश भी बोल दी मैंने, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर विलयन में सॉल्यूट होगा, मतलब वो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। मतलब वाटर अगर कम है और सॉल्यूट अगर ज़्यादा है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो? इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती जाएगी। अगर वाटर ज़्यादा है, किसी विलियन में वाटर ज़्यादा है और सॉलिड थोड़ा सा ही है, बहुत ही कम है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। मतलब सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, विलय पे। डायरेक्ट मैं इस ग्राफ को समझा रही हूँ। काउंटर करंट जो होता है ना, प्रतिधारा सिद्धांत, वो समझा रही हूँ मैं आपको। प्रतिधारा प्रवाह ये डायरेक्ट समझा रही हूँ मैं, लाइन टू लाइन की जगह पर डायरेक्ट समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये पीसीटी है, ये जो रेड है यहाँ से ये वाली, ये पीसीटी है, यहाँ तक ये पीसीटी है,
दिख रहा है मेरा पेन चलता हुआ? ये पीसीटी है। इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 300 ऑस्मोलेटिस का मान है यहाँ पे। चलिए मानते हैं। तो जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ता जा रहा है, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। 400 हो गई, 600 हो गई, 800 हो गई, ये लो 1000 हो गई, ये 1200 हो गई, और यहाँ पे रुक गई एक बार। तुम देख रहे हो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है। अब मैं बता चुकी हूँ ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा कब होती जाती है। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा कब होती है? जब वाटर कम और सॉल्यूट ज़्यादा। जब वाटर कम और सॉल्यूट ज़्यादा होता है तब। वाटर कम और सॉल्यूट ज़्यादा। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है बेटा? यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? यही है आयंस, कार्बोहाइड्रेट। कोई विटामिन है तो विटामिन ले लो, कोई फैट है तो फैट ले लो, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड, यूरिया, अमोनिया। ये जो आयंस है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं किस में? पीसीटी में। और जो वाटर है ना वो अब्जॉर्ब कर ले रहा है। कौन? पीसीटी। इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पीसीटी है ना, जो पीसीटी है ना वो वाटर तो अब्जॉर्ब कर लिया, सारा का सारा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया पूरा बढ़िया से, और हेनले लूप के लिए गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ छोड़ देता है। इतना गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ कि भाई मैंने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है, मैंने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया है, मैंने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया है, बाकी का आगे जाओ, बाकी का आगे जाओ। मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, बाकी का आगे जाओ। तो इसने थोड़ा सा, अगर ये 300% गाढ़ा था तो इसने आगे गाढ़ा कितना किया? 400%। मतलब 100% का पानी पी गया ये बीच में, कि भाई ये एक्स्ट्रा था, पी गया मैं पानी। फिर बाद में आगे गाढ़ा गया तो हेनले लूप किसका रुक जाए? वो भी यही बोलेगा कि मुझको भी पानी चाहिए, मैं क्यों ऑब्जर्व करूँ ये गाढ़ा गाढ़ा, मुझे भी पानी दे। मतलब 300 में से सॉल्यूट अब बढ़ गए 400, क्योंकि पानी निकाल दिया इसमें से। अब 400 से बढ़ गया 600, मतलब ये 200 मॉलिक्यूल पानी का गटक गया होगा, फिर से गाढ़ा हो गया। तो हेनले लूप के यहाँ तक भी ये यही प्रोवाइड कर रहा है कि हेनले लूप का ये जो भाग है जो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, मैंने क्या कहा था, जो अवरोही भाग है, जो अवरोही भाग है वो वाटर को अवशोषित कर लेगा। अवरोही भाग H2O अवशोषण, और बाकी का इतना नहीं करेगा। तो ये गाढ़ा आगे पास किए जा रहा है, किए जा रहा है, पानी पानी तो लिए जा रहा है। देखो नलिका से दूर एरो बना रहा हूँ, मतलब ये भी पानी पी गया, ये भी पानी पी गया। अब यहाँ पे आके ये फिल्ट्रेट रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब आरोही भुजा चालू जाएगी, और आरोही क्या होती है कि मैं सब कुछ आर पार होने दूंगी, लेकिन वाटर आर पार नहीं होने दूंगी, वाटर आर पार नहीं होने दूंगी। देखो फ़ायदा हो गया ना, यहाँ तक तो बेचारे का वाटर चूस चूस के ख़त्म कर दिया। बट यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग? बोले कि मैं वाटर जितना है ना वो उतना ही रहेगा, मैं वाटर कहीं जाने दूंगी। हाँ आपको सॉल्यूट वॉल्यूट ये कुछ भी ऑब्जॉर्ब करने हैं ना तो ऑब्जॉर्ब कर लो मेरी बला से, मैं पानी को नहीं जाने दूंगी। इतना गाढ़ा करके कोई देता है क्या? इतना गाढ़ा तरल पदार्थ कोई देता है भला? नहीं ना। तो क्या है, आगे जब सॉल्यूट गया ना तो अब सॉल्यूट की बारी आ गई, अब विलय की, ये इनकी बारी आ गई, ये गाढ़े पदार्थों की इनकी बारी आ गई। अब बेचारे ये क्या हो रहा है, इनका तो अवशोषण हो रहा है दबा के। सब कुछ ले लिया सॉलिड में, ये ले लिया, ये ले लिया, विटामिन ले लिया, फैट वापस ले लिया, ग्लूकोज वापस ले लिया, अमाइनो एसिड वापस ले लिया, ये सब वापस ले लिए कि भाई दे दो दे दो, इधर दे दो, दे दो, कहाँ जा रहे हो, दे दो। लेकिन पानी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ अपारगम्य है पानी के लिए। पानी इतना का इतना रहेगा। मतलब अब क्या हो रहा है, पानी तो उतना का उतना बढ़ता जा रहा है, और उसमें से जो सॉलिड है वो निकल रहा है। मतलब अब जो गाढ़ी चीज़ है वो बाहर निकल जाएगी तो वापस तरल हो जाएगा ना, वो चीज़ वापस तरल हो जाएगी ना। तो जितनी शुरुआत थी उतनी एंडिंग हुई कि नहीं हुई? तरल उतना का उतना रहेगा कि नहीं रहेगा? अब क्या हुआ थोड़ा, अब क्या आ गया, डीसीटी में आ गया।
डिस्टल में आ गया, दूरस्थ में आ गया। दूरस्थ थोड़ा बहुत क्या करता है कि वो एडीएच निकालता है। एडीएच क्या होता है कि वो चेक कर लेता है कि हाँ इसने पानी जाने तो नहीं दिया, बट क्या इतना भी तो नहीं रोक लिया है ना इसने पानी जाने से कि भाई फालतू का और बहा दे ये पानी। तो थोड़ा बहुत ये अब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, और बाकी अब तो ये बाहर ही निकालेगा। चलो जी बाहर जाओ सीधा, बिना रोक टोक के निकलो बाहर। ये जो बाहर निकल रहा है वही यूरिन है जी। अब मुझे ये बताओ कि ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, और अगर नहीं आई है तो ये वीडियो वापस देखो, और आ गई है तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं आई है तो ये वापस देखो, और अगर आ गई है तो बहुत ही बढ़िया। फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से छन के जो भी कुछ आया है वो बोमन संपुट में आ गया था। बोमन संपुट में हर तरीके का पानी भी था और ये सॉलिड भी थे। पानी भी था, सॉलिड भी थे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके के आयंस भी हो सकते हैं। सॉलिड में क्या लिख रही हूँ मैं, देखो इधर, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड आयंस भी हो सकते हैं। आयंस कौन से? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, ठीक है, सल्फेट, कुछ भी हो सकते हैं आयंस। किस तरह के? कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी तरह का न्यूट्रिएंट, मिनरल भी हो सकता है सॉलिड के अंदर, और वाटर भी होगा सॉलिड में। तो ये चीज़ें आ गई, मतलब ये जो बोमन संपुट में छन के बाहर आया है ना यूरिन के लिए निकालने के लिए, ये बाहर आ गया, और साथ में वाटर भी आया है। भाई कहाँ आया? पहले आया समीपस्थ कुंडलित नलिका में, यहाँ पे आया, इस वाले पे, ये वाले पे आया कि भाई अगर देखो ये वाटर और सॉलिड में से कुछ निकालना है तो निकाल लो, ऑब्जॉर्व करना तो कर लो, वरना बाकी चीज़ें आगे भेज दो। क्योंकि जितना मेरे से श्रद्धा थी उतनी मैंने फ़िल्ट्रेशन कर ली, जितनी मेरी श्रद्धा थी मैंने उतना फ़िल्ट्रेशन कर लिया, बाकी आगे का काम जाने। तो पीसीटी कितना होशियार था, समीपस्थ कुंडलित नलिका कितनी होशियार थी, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी चीज़ बाहर फेंक दी। मतलब वाटर भी अब्जॉर्ब किया बेचारे ने, और थोड़ा सॉलिड भी अब्जॉर्ब किया, ऐसी बात नहीं है, ब्लेम नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ अब्जॉर्ब की, और जो इसकी श्रद्धा से बाहर हो गई कि भाई सब बस इतना ही, अब नहीं हो सकता और कुछ अब्जॉर्ब, तो ये आगे पास कर देता है। फिर ये यहाँ से आगे पास होती, ये यहाँ से आगे पास होती, ये यहाँ से आगे पास होता है फिल्ट्रेट, ये आगे पास हुआ। तो धीरे धीरे देखा गया कि साला सब कोई पानी पानी सोख रहे हैं, सॉलिड तो कोई सोख ही नहीं रहा इतना। मतलब अगर 100% पानी को सोखा जा रहा है तो 1% ही सॉलिड को सोखा जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये नाटक चला, यहाँ तक तो ये नाटक चला कि भाई पानी पानी तो खींचे जा रहे हो और यार सॉलिड आप इतना ले नहीं रहे हो। तो बाद में हेनले के लूप के इस वाले पार्ट ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब पानी नहीं जाने दूंगा, अब पानी तो 1% सोखूंगा और बाकी 99% सॉलिड सारे सोख लूँगा मैं। तो ऐसा करने से जैसे जैसे सॉलिड बाहर जाते गए ना, सॉलिड सब चला गया बाहर, बाहर निकलता गया सॉलिड, तो क्या है, तरल रह गया। अब यहाँ पे जोन तरल रह गया और ये आगे जाके निकल जाएगा संग्रहनिका से बाहर। अब मेरे ख्याल से अभी भी जिनको समझ में नहीं आया वो तो पक्की बात है वीडियो देख लो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10-20 बार एक ही वीडियो को देखने में कोई बुराई तो है नहीं। चलिए, ये मैंने प्रतिधारा काउंटर करंट बता ही दिया था। काउंटर करंट मतलब देख लो, ये पूरा जो समझाया है ना, ये काउंटर करंट ये प्रक्रिया ही है। मतलब जितना एंटर हुआ है ना उतना ही बाहर, देखो 300 पे बाहर जा रहा है, मतलब बैलेंस फॉर्म में है। चलो ठीक है, अब कुछ आ रहा है कि वृक्क क्रियाओं का नियमन। अच्छा, मैं पूरा ही बता दे रही हूँ इसमें कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको कुछ हार्मोन बताए थे कि नहीं बताए थे, पहले मुझे ये बताओ आप। स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ मैं। ADH, वैसोप्रेसिन और रेनिन, ये हार्मोन्स है बच्चे, ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, कहाँ होती है? अपने मानव शरीर में पाई जाती है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता।
तो क्या होता है, ये जो ADH है, ये जो वैसोप्रेसिन है और ये जो रेनिन है, इन तीनों का एक ही काम है, बस टाइमिंग अलग अलग है। ये तीनों का तीनों एक ही काम करते हैं, वाटर का पुनः अवशोषण, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यही काम है। स्टार मार्क कर लो। अब घूमना मत ज़्यादा, वो कितना भी घुमाए क्वेश्चन कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ही काम करते हैं। और यही घुमा फिरा के बताया हुआ है पूरा कि मानव शरीर है, उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसमें हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है हार्मोन्स को। फिर जो ग्रंथियाँ होती है वो ये निकलती है ADH, वेसोप्रेसिन, रेनिन। तो ये ऐसा होता है, एड्रिनल से निकलता है, ये वैसा होता है, ये भी एड्रिनल से निकलता है। ये क्या काम करते हैं, ये इसी के बारे में बताया गया है पूरा का पूरा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, यूरिन। अब ये यूरिन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अब बाकी बात तो हो गई, किडनी पढ़ ली, किडनी में नेफ्रॉन पढ़ लिए, ये कैसे दिखते हैं वो पढ़ लिए, ये कैसे मूत्र निर्माण करते हैं वो पढ़ लिए। इनमें से मूत्र वाहिनी जा रही है कि नहीं जा रही है, कितनी जोड़ी है, एक ही जोड़ी है जी, एक ही जोड़ी है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये मूत्राशय में खुल रही है और ये मूत्र मार्ग है। ये देखो, इसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे जो पेशियाँ होती है ना वो चिकनी होती है। मैंने बताया था चिकनी पेशियाँ क्या होती है, कंकालीय पेशियाँ क्या होती है और कार्डियक पेशी क्या होती है। जो चिकनी पेशी होती है ना वो अनैच्छिक क्रियाओं पे कार्य करती है। जितनी भी अनैच्छिक कार्य होती है वो चिकनी पेशी काम करती है। ये अपनी इच्छा से अनुसार नहीं होता। चिकनी पेशियों का काम, जहाँ जहाँ चिकनी पेशियाँ होगी वो अपने नियंत्रण में नहीं होगी, अपन उनके नियंत्रण में होंगे। वो जब चाहेंगे धड़केंगे, वो जब चाहेंगे यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे, वो जब चाहेंगे आहार नाल से आमाशय तक आहार को ले जाएंगे। उन्हीं की मर्जी चलेगी, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा, एक रोग दे रखा है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया वो रोग होता है कि मूत्र के साथ ग्लूकोज निकल जाना। कीटोयूरिया होता है कि मूत्र के साथ कीटोन बॉडी, ग्लूकोज बॉडी होती है, उसी तरह कीटोन बॉडीज भी होती है। डायबिटीज़ क्या होता है कि आपके मूत्र के साथ ग्लूकोज निकल रहा है, मेलिटस मतलब मीठा मीठा पदार्थ निकलता है, मधुमेह। इंसिपिडस अलग चीज़ है, उसमें मीठा मीठा, इंसिपिडस मतलब वो मीठा नहीं है, बस वाटर ही निकला जा रहा है आपका दमादम। बट यहाँ पे मीठा तरल निकल रहा है, मीठा तरल निकल रहा है। ठीक है, तो ये था यूरिन के बारे में, ये था यूरिन के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो उत्सर्जन है ना उसमें किडनी का ही रोल नहीं होता है, और भी लोग हैं, और भी अंग हैं जो तरह तरह से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। आपने वो बता दिया, अमोनिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, कुछ जीव यूरिक एसिड निकालते हैं, बट इसके अलावा भी तो और भी तो वेस्ट हैं बॉडी में, तो वो भी निकाले जा रहे हैं, पर उनके लिए डिफरेंट अंग हैं, अपशिष्ट तो वो भी निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे फेफड़ों की बात कर रही हूँ मैं, फेफड़ों की अगर बात की जाए तो हमें लंग्स के बारे में पता है, हमें लंग्स के बारे में पता है कि ये O2 तो लेता है और CO2 बाहर निकालता है। तो ये भी तो देखो ना बेटा, ये भी तो वेस्ट निकाल ही रहा है, ये भी तो वेस्ट निकाल ही रहा है। अच्छा, हमारे शरीर की एक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्रावन करती है, उसका ग्रंथि का नाम है, मतलब पहला लंग्स हो गया, दूसरा लीवर। एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ा सा ढंग से लिखती हूँ। लीवर ये फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या करती है, पितरस निकालती है। चलो हमें पता है ये बात तो कि पितरस निकालती है। तो इसमें पितरस में क्या है, कुछ पदार्थ होते हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीविरिडीन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ स्टेरॉइड, विटामिन। तो ये क्या होते हैं कि जितना बॉडी को चाहिए ना उतना तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये निकल जाते हैं ना तो क्या होता है कि जो लीवर होगा ना इसको बाहर निकाल देगा, मल के रूप में त्याग करवा देगा। मतलब ये भी तो निकाला ना किसने, यकृत ने। हालांकि ये उत्सर्जी तंत्र में नहीं आ रहा है, बट ये भी तो उत्सर्जित करवा रहा है ना। अच्छा, उसके अलावा है त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ,
तीसरा है स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्रंथियाँ। तो जब पसीना आता है, अपने जो चीज़ आती है उसमें क्या होता है, नमक होता है। पसीना क्यों आता है, बॉडी की जो बैलेंस है अंदर का और बाहर का, जो टेम्परेचर है, कूलिंग सिस्टम है, उसको मेंटेन करते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए पसीना आ रहा है, तो पसीना भी तो उत्सर्जी पदार्थ ही है। अब स्वेट ग्लैंड उत्सर्जित तंत्र में नहीं आ रही है, बट ये उत्सर्जन तो कर रहा है ना गलत चीज़ का। मतलब पसीना एक जलीय द्रव है, उसका उत्सर्जन बाहर कर रहा है। इसी तरह कुछ तेलीय ग्रंथि भी होती है, आपके मुंह पे देखना, कान के पीछे देखना, ठीक है। कुछ तेलीय ग्रंथि होती है जो मोम जैसे पदार्थों का स्रवण करती है, चिकना चिकना सा। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जी अंग ना होने के बावजूद भी, मतलब उत्सर्जी तंत्र में ये इंक्लूड नहीं थे, बट फिर भी ये उत्सर्जी अंग की तरह भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रोल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो टॉक्सिक चीज़ है उसका उत्सर्जन करना, शरीर से बाहर निकालना। क्योंकि ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये जो पसीना है वो भी वेस्ट है, और ये भी वेस्ट है, ये शरीर से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। साथ ही में कुछ डिजीज़ दी गई है, साथ ही में कुछ किडनी से रिलेटेड डिजीज़ दी गई है यहाँ पे, कि अगर वो फंक्शन ढंग से ना करे, मान लीजिए कि किडनी ढंग से फंक्शन नहीं करती, तो ये जो हीमोडायलिसिस वाली जो टेक्निक है ना, ये जो सिस्टम है, ये इस तरह से बनाया गया है कि ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा। जो काम किडनी करेगी ना, वो ये करेगी टेक्निक, ठीक है। जैसा जैसा वो किडनी काम कर रही थी, फिल्ट्रेशन का, अवशोषण का, स्त्रवण का, वो सब ये करेगी, ठीक है। कुछ बीमारी भी है जैसे रीनल कैलकलाई, रीनल मतलब जो नलिकाओं से रिलेटेड बीमारियां हैं, मतलब जो अपनी थी ना वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसमें क्या है कि पथरी बन जाती है। उन अपनी मूत्र वाहिनियों में, किडनी में क्या है कि जिसको पथरी की शिकायत होती है, स्टोन की शिकायत है, तो वो ये बीमारी है, ठीक है ना। और वो जो बने होती है ना, जो पथरी बनी होती है, वो एक तरीके की क्रिस्टल से बनी होती है, उसका नाम है ऑक्सलेट, इससे बनी। एक और बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी किससे रिलेटेड है, ग्लोमेरुलस से रिलेटेड ही है, कि वहाँ की जो फिल्ट्रेशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है, दैट्स वाई ये डिजीज़ होती है। वृक्क के गुच्छ, ग्लोमेरुलस, इसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं कर पाता है, ज़्यादा पानी निकलेगा शरीर से बाहर, ज़्यादा आयन निकलेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका जो ये चैप्टर है ये पूरा हो गया है। उत्सर्जी पदार्थ व उसका निष्कासन, ये जो दे रखे हैं उसके सारांश दे रखे हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 19 का दी एंड होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर 18 शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।